रात हो चुकी थी। शेर खान ने कहा कि मंदिर का एक चक्कर लगाना चाहिए। शाहिद अली ने कहा इसका कोई फायदा नहीं, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि जिस रात नागदासी उर्मिला ने रक्स करना होता है हम उस रात मंदिर में जाकर बैठ जाएं। जब नागदासी रक्स करके वापस जाए तो छुपकर उसकी निगरानी की जाए और जब रात के अंधेरे में मंदिर का बड़ा पुजारी उसे उसके घर छोड़ने जाए तो उसका पीछा किया जाए। शेर खान ने कहा मगर जैसा कि हमें मालूम हुआ है नागदासी उर्मिला 7 दिनों के वक्फे के बाद किसी एक रात रक्स करती है, ये हम पता कर लेंगे कि वो किस रात रक्स करती है। मुजाहिद शाहिद अली ने जवाब दिया उस रात को हम उसका पीछा करेंगे। अपने उसी मंसूबे पर वो देर तक गार के अंदर बैठे सोचो विचार करते रहे। फिर कुछ देर टहलने के लिए गार से निकलकर चट्टानों के पीछे आ गए। चांदनी रात थी, चांद निकला हुआ था। समंदर में ज्वार भाटे का मंजर था। समंदर काफी आगे तक आया हुआ था। समंदर की मौजें दूर दूर आकर चट्टानों से टकरा रही थी। चांदनी में समंदर चमक रहा था। दोनों मुजाहिद नाग साधुओं के लिबास में समंदरी हवा में आहिस्ता आहिस्ता रेत पर सैर करते रहे। वो आपस में बातें भी कर रहे थे और उसी नुक्ते पर गौर भी कर रहे थे कि जब उन्हें उर्मिला नागदासी के खुफिया मकान का सुराग मिल जाएगा और जिस रात साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई उसके मकान पर मौजूद होगा तो उन्हें किस तरीके से कमांडो एक्शन करके उसे हलाक करना होगा। सैर करने के बाद वो गार में आ गए। उन्होंने देगची में से थोड़ी सी खिचड़ी निकाल कर खाई और शेर खान ने थैले में से कलाई की घड़ी निकाल कर वक्त देखा। फिर बोला रात के 12 बजने वाले हैं, मेरा ख्याल है अब हमें सो जाना चाहिए। मोमबत्ती जल रही थी। गार के धाने को उन्होंने झाड़ियों से ढांप दिया। समंदर की मरतूब हवा की वजह से काफी खुनकी हो गई थी। वो दरी पर कंबल ओढ़ कर लेट गए। लेटे लेटे भी वो आपस में बातें करने लगे थे। अचानक शाहिद अली ने कहा क्या तुम आवाज सुन रहे हो? शेर खान बातें करते करते खामोश हो गया। उसने कान लगा दिए। बाहर से समंदर की लहरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इस आवाज के साथ एक और आवाज भी आ रही थी। शेर खान बोला ये तो सपेरे के बीन की आवाज है। शाहिद अली ने कहा हाँ, मैं यही आवाज तुम्हें सुनाना चाहता था। इस वक्त बाहर कौन बीन बजा रहा है? मेरा ख्याल है कोई सपेरा होगा, शेर खान ने कहा। मुजाहिद शाहिद अली उठकर बैठ गया। कहने लगा किसी सपेरे का हमारी पनाहगाह के आसपास आना हमारे लिए खतरे का बायस हो सकता है। मेरे साथ आओ, बाहर चलकर देखते हैं। वो दोनों उठकर गार से बाहर आ गए। वो चट्टानों के दरमियानी रास्ते से गुजरने लगे। यहाँ अंधेरा था। चांदनी की किरणें तिरछी होकर चट्टानों के ऊपर पड़ रही थी। चट्टानों के बाहर वो मोहतात हो गए और रुककर ये देखने लगे कि बीन की आवाज किस तरफ से आ रही है। मुजाहिद शाहिद अली ने एक तरफ इशारा करके कहा कि बीन की आवाज उन चट्टानों के पीछे से आ रही है। मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जहाँ मैं इशारा करूँ वहाँ रुक जाना। मुजाहिद शाहिद अली इन चट्टानों की तरफ चलने लगा जहाँ से सपेरे के बीन बजाने की आवाज आ रही थी। हर तरफ चांदनी फैली हुई थी और समंदर की लहरें दूर दूर से आकर चट्टानों से टकराकर वापस जाती थी। मुजाहिद शाहिद अली सीधा जाने की बजाय पहलू की तरफ से होकर चट्टानों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। कमांडो शेर खान उससे चंद कदम पीछे चला रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे बीन की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। आखिर वो उस चट्टान के पास आ गए जिसकी दूसरी जानिब से किसी सपेरे के बीन बजाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुजाहिद शाहिद अली चट्टान की ओट में हो गया जहाँ अंधेरा था। उसने हाथ से पीछे इशारा किया। शेर खान दौड़कर उसके पास आ गया। दोनों मुजाहिद चट्टान की पथरीली दीवार के पास बैठ गए। मुजाहिद शाहिद अली ने सबसे पहले गर्दन आगे करके देखा। उसे सामने एक मंजर नजर आया। उसने शेर खान को इशारा किया। शेर खान ने भी आगे होकर चट्टान की दूसरी तरफ देखा। चट्टान की दूसरी तरफ एक जगह ऊंची ऊंची चट्टानों के दरमियान समंदर के पानी ने एक तालाब बना दिया था। चांदनी पूरी तरह से खिली हुई थी और एक एक शय साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे पत्थर की एक बहुत बड़ी सिल पर एक औरत बैठी बीन बजा रही है और उसके सामने एक कोबरा सांप फन खोले बीन की धुन पर नाच रहा है। औरत नौजवान थी। उसने अपने जिस्म के गिर्द गेरुए रंग की साड़ी इस तरह लपेट रखी थी कि उसके जिस्म का ऊपर का हिस्सा कई जगहों से नजर आ रहा था। वो दोनों हाथों से वालिहाना अंदाज में बीन बजा रही थी और सांप भी बेसाख्ता सा होकर बीन की लय पर रक्स कर रहा था। सांप कभी नाचते नाचते औरत के बिल्कुल करीब आ जाता और फन ऊपर उठाकर उसे तकने लगता। कभी वो नाचते नाचते औरत के गिर्द दायरे की शक्ल में चक्कर लगाता और सामने आकर उसी तरह रक्स करने लगता। शाहिद अली ने शेर खान के कान में सरगोशी की। शेर खान, क्या इस औरत को पहचानते हो? मैंने उसे पहचान लिया है। शेर खान ने सरगोशी में ही जवाब दिया। लगता है इसे कहीं देखा है। शाहिद अली ने कहा गौर से देखो, ये नाग मंदिर की नागदासी उर्मिला है। अब शेर खान ने उस औरत को गौर से देखा तो उसने भी पहचान लिया। औरत वाकई नागदासी उर्मिला थी। शेर खान ने सरगोशी में कहा ये यहाँ क्या कर रही है? शाहिद अली ने धीमी आवाज में जवाब दिया नागदासियों की अजीब अजीब रस्में होती हैं। शायद ये कोई रस्म अदा कर रही है। ये जब यहाँ से वापस जाएगी तो हम इसका पीछा करेंगे। अगर ये अपने खुफिया घर की तरफ गई तो हमें उसके घर का सुराग मिल जाएगा। शेर खान ने कोई जवाब न दिया। वो हैरान था और खुश भी था।
नागदासी ने अचानक बीन बजानी बंद कर दी और उठकर खड़ी हो गई। उसने कोबरा सांप को दोनों हाथों से उठाया और सिल के बिल्कुल दरमियान में रख दिया। कोबरा सांप को जैसे पहले से पता था कि उसे क्या करना है, वो सिल के वस्त में कुंडली मारकर फन उठाए बैठ गया। अब नागदासी ने एक अजीब हरकत की, ऐसी हरकत कि जिसकी वजह से शेर खान और शाहिद अली ने एक बार तो शर्म के मारे आंखें नीचे कर ली, मगर वो दोनों खूब जानते थे कि इन मंदिरों की नागदासियां और देवदासियां इस किस्म की रस्में आम अदा करती रहती हैं और इनकी बाज रस्में ऐसी होती हैं कि उन्हें अपना सारा लिबास उतार देना पड़ता है। नागदासी ने भी यही किया था। उसने जिस्म को जिस साड़ी से लपेट रखा था वो उतार कर एक तरफ रख दी और उसी बेहयाई के आलम में कोबरा सांप के इर्द गिर्द रक्स के अंदाज में चक्कर लगाने लगी। पूरे चांद की चांदनी में नागदासी का उरिया जिस्म लहराते हुए शोले की तरह लग रहा था। दायरे में रक्स करते करते नागदासी किसी वक्त झुककर अपना मुंह कोबरा सांप के बिल्कुल करीब ले आती। सांप फुनकार मारता तो वो जल्दी से पीछे हट जाती और इसी तरह दायरे में रक्स शुरू कर देती। 10-15 मिनट तक वो इसी तरह कोबरा सांप के गिर्द दायरे में रक्स करती रही। फिर उसने झुककर सांप को उठाकर अपने गले में डाल लिया और उसे गले में लटकाए हुए दोबारा रक्स शुरू कर दिया। सांप नागदासी के जिस्म पर रेंगते हुए कभी एक तरफ चला जाता, कभी दूसरी तरफ। बेहयाई का ये रक्स भी 6-7 मिनट तक जारी रहा। मुजाहिद, शाहिद अली और कमांडो शेर खान कभी देख लेते थे और कभी आंखें नीची कर लेते। आखिर ये रक्स भी खत्म हो गया। नागदासी ने कोबरा सांप का मुंह अपने होंठों के साथ लगा लिया और देर तक लगाए रखा। ऐसे लग रहा था जैसे कोबरा सांप और नागदासी दोनों एक दूसरे के अंदर का जहर पी रहे हैं। नागदासी ने एकदम कोबरा नाग का मुंह अपने होंठों से अलग कर लिया और फिर उसे पत्थर की सिल पर बिठाकर अपनी साड़ी को जिस्म के गिर्द लपेटने लगी। उसके बाद नागदासी ने सांप को अपनी गर्दन में हार की तरह डाला और एक तरफ को चल पड़ी। शेर खान और शाहिद अली चट्टान की ओट में उसे देख रहे थे। चांदनी में नागदासी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। वो पत्थरों के दरमियान चलती उस छोटी सी पगडंडी पर चलने लगी जो उस चट्टान के करीब से गुजरती थी, जहां दोनों कमांडो छुपकर उसे देख रहे थे। मुजाहिद, शाहिद अली ने कहा, शेर खान ये तो सीधी हमारी तरफ आ रही है। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, हम जरा पीछे हट जाते हैं। अगर हम यहाँ से उस वक्त बाहर निकले तो वो हमें देख लेगी और हम उसका ताक़ुब नहीं कर सकेंगे। दोनों मुजाहिद जल्दी से चट्टान की आड़ लेकर पीछे हट गए। अब वो एक ऐसी जगह छुपकर खड़े हो गए जहाँ से वो तो नागदासी को गुजरते देख सकते थे, मगर वो उन्हें नहीं देख सकती थी। नागदासी बड़े आराम से चल रही थी। वो कुछ गुनगुना भी रही थी, शायद कोई अश्लोक पढ़ रही थी। वो बिल्कुल करीब आ गई। जब वो दोनों मुजाहिदों के करीब से गुजरी तो उन्होंने देखा कि उसकी गर्दन में जो सांप लिपटा हुआ था उसका रंग गुलाबी था। ये वही सांप था जो पिछली रात जब वो नाग देवता की मूर्ति के आगे डांस कर रही थी तो उसके साथ ही नाच रहा था। जब नागदासी चट्टान के करीब से गुजरकर कुछ दूर चली गई तो शेर खान और शाहिद अली चट्टान की आड़ से निकल आए। मुजाहिद, शाहिद अली ने कहा, तुमने एक चीज जरूर नोट की होगी कि नागदासी के गले में लिपटा हुआ सांप वही था जिसके साथ वो कल रात नाग भुवन में डांस कर रही थी। शेर खान ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी यही बात नोट की है। ये वही गुलाबी सांप था। अब हमें इसका ताक़ुब शुरू करना चाहिए। और वो दोनों कुछ फासला डालकर नागदासी के पीछे चल पड़े। दोनों नाग साधुओं के भेष में थे, उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। मजूरा मंदिरों का शहर था और वहाँ दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी साधु सन्यासी लोग इधर उधर चलते फिरते और खास तौर पर समंदर के किनारे अक्सर नजर आ जाते थे। वो सिर्फ इतनी एहतियात बरत रहे थे कि अगर नागदासी पीछे मुड़कर देखे तो वो उसे नजर न आए। चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। नागदासी चट्टानों वाले इलाके से निकलकर उस तरफ चलने लगी जिधर ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। दोनों मुजाहिद कमांडो काफी फासला रखकर उसका ताक़ुब कर रहे थे। जब नागदासी दरख्तों के झुंड में दाखिल हुई तो उन्हें ताक़ुब करने में आसानी हो गई। उन्हें दरख्तों की आड़ मिल गई थी। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, ये किस तरफ जा रही है? शाहिद अली आहिस्ता से बोला, मेरा ख्याल है जहाँ ये रहती है उसी तरफ जा रही है। एक दरख्त के पास घास फूस का छोटा सा झोंपड़ा था। नागदासी वहां आकर रुक गई। उसने अपनी गर्दन के गिर्द लिपटे हुए गुलाबी रंग के सांप को उतारकर हाथ में पकड़ा और झोंपड़े में दाखिल हो गई। शेर खान और शाहिद अली कुछ फासले पर एक दरख्त के पीछे छुपकर देख रहे थे। चंद लम्हों के बाद नागदासी झोंपड़े से बाहर निकली तो उसके पास सांप नहीं था। सांप ना उसकी गर्दन में लिपटा हुआ था और ना उसके हाथ में था। शाहिद अली ने शेर खान के कान में सरगोशी की। उसने सांप झोंपड़े में किसी पटारी में बंद कर दिया है। नागदासी अब दरख्तों की मुखालिफ समत को जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो दरख्तों में घिरी हुई एक 4 दीवारी के पास आकर रुक गई। दीवार में एक दरवाजा था जो बंद था। नागदासी ने रुककर एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द देखा और फिर दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली गई। दरवाजा उसने अंदर जाते ही बंद कर दिया। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, अगर ये औरत कुछ देर के बाद बाहर न निकली तो इसका मतलब होगा कि वो इस जगह रहती है। शेर खान बोला, हमें जरा आगे चलकर इस जगह का जायजा लेना चाहिए। वो दरख्त की आड़ से निकले
और चार दीवारी के करीब आकर दाएं तरफ घूम गए। चार दीवारी के अंदर एक क्वार्टर सा दिखाई दे रहा था। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो दीवार के ऊपर से अंदर झांके। चार दीवारी के दरमियान में एक कमरा बना हुआ था जिसकी छत नारियल के पत्तों की बनी हुई थी और वो दीवारें पत्थर की थी। सहन में एक जानिब गाय बंधी हुई थी। एक दरख्त के नीचे तख्त पोश पड़ा था। कोने में भी एक छोटा सा कमरा था। शायद ये गुस्ल खाना या बावर्ची खाना था। नागदासी सहन में नहीं थी। शायद वो कमरे में दाखिल हो गई थी। इतने में कमरे के रोशनदान और खिड़की में अचानक बिजली की ही रोशनी हुई। किसी ने अंदर जाकर बिजली का बल्ब रोशन कर दिया था। ये नागदासी ही हो सकती थी। खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। शेर खान ने शाहिद की तरफ देखा और बोला, मेरा ख्याल है नागदासी यहीं रहती है। शाहिद अली ने कहा, फिर भी मेरा ख्याल है हमें कुछ देर रुक कर इंतजार करना चाहिए। और वो चार दीवारी के दरवाजे से हटकर दरख्तों की नीचे आकर बैठ गए। वो 10-15 मिनट वहाँ बैठे रहे। दरवाजा उसी तरह बंद रहा। कोई बाहर न निकला। वो उठकर क्वार्टर की दीवार के करीब आ गए। उन्होंने दीवार के ऊपर से अंदर निगाह डाली। क्वार्टर के कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी। शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा, यकीन करना ही पड़ेगा कि नागदासी इसी जगह रहती है और हमारा दुश्मन डॉक्टर पिल्लाई इसे मिलने रात को इसी जगह आता है। वो दोनों वहाँ से वापस चल पड़े। शेर खान बोला, अपनी तरफ से मंदिर के हेड पुजारी ने नागदासी के इस मकान को खुफिया रखा हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि जब साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई नागदासी से रात को मिलने आए तो किसी को खबर न हो। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, बात जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि भारत के दिफाई एटमी तहकीकाती इदारे का ये डायरेक्टर जनरल डॉक्टर थानू पिल्लाई हुकूमत के लिए बड़ी अहमियत रखता है। जो काम डॉक्टर पिल्लाई कर रहा है ये कोई दूसरा भारतीय साइंसदान नहीं कर सकता। चुनाचे भारतीय हुकूमत को उसके तमाम नाज नखरे उठाने पड़ रहे हैं। ये हुकूमत को भी मालूम है कि डॉक्टर पिल्लाई रंगीन मिजाज आदमी है और ये नागदासी पर फरीफ्ता है और उससे मिलने जाता है। डॉक्टर पिल्लाई से चूंकि भारतीय हुकूमत के इंतहाई कीमती मकासद वाबस्ता हैं, इसलिए वो चश्मपोशी से काम लेते हुए उसे ये खेल खेलने का मौका बहम पहुंचाती है। मंदिर के हेड पुजारी से मिलकर सिर्फ इतना ख्याल हुकूमत जरूर रखती है कि डॉक्टर पिल्लाई की नागदासी से मुलाकात को जितना खुफिया रखा जा सकता है खुफिया रखा जाए, क्योंकि ये शख्स हुकूमत के एक जिम्मेदार इदारे का सरबराह भी है। शेर खान कहने लगा, अगर ये बात तय है कि हमारा दुश्मन डॉक्टर पिल्लाई इसी मकान में रात को आकर नागदासी से मुलाकात करता है तो कुदरती तौर पर ये जगह हमारे कमांडो एक्शन का टारगेट होगी और हमें दिन के वक्त आकर इसका मुशाहिदा करना होगा और ये देखना होगा कि जब डॉक्टर पिल्लाई मकान के अंदर होगा तो हमें कमांडो एक्शन के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, क्योंकि जाहिर है कि इस आदमी की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड भी इसके साथ ही होंगे और वो चार दीवारी के इर्द गिर्द दरख्तों में छुपे हुए होंगे। हमें उनका भी ख्याल रखना होगा कि हम उनकी निगाह में ना आ जाएं। ठीक है, मुजाहिद शाहिद अली बोला, हम दिन में किसी वक्त यहाँ आकर माहौल का पूरी तरह से जायजा लेंगे। शेर खान ने किसी कदर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि डॉक्टर पिल्लाई किस तरह रात को नागदासी के पास आता है। उसका खोज लगाए बगैर तो हम कोई कदम नहीं उठा सकते। शाहिद अली ने कहा, इस मसले का हल तो यही है कि हम में से कोई एक हर रात यहाँ आकर मालूम करे कि हमारा दुश्मन नागदासी से मिलने आया हुआ है या नहीं। शेर खान बोला, ये कैसे पता चलेगा कि इस वक्त डॉक्टर पिल्लाई नागदासी के क्वार्टर में ही है? जाहिर है उसके बॉडीगार्ड भी छुपे हुए होंगे, वो हमें रात को दिखाई नहीं देंगे। शाहिद अली ने कहा, ये तो है। फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? शेर खान ने पूछा। शाहिद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी तो हमें अपने ठिकाने पर जाकर सो जाना चाहिए। इस बारे में कल ताज़ा दम होकर सोचेंगे। वो बातें करते जब इस झोंपड़े के करीब से गुजरे जहाँ नागदासी ने गुलाबी रंग के सांप को छुपाया था तो शाहिद अली रुक गया। कहने लगा, जरा इस झोंपड़े में आओ, देखते हैं इस औरत ने सांप कहाँ छुपाया है। शेर खान ने कहा, इसकी क्या जरूरत है? शाहिद अली बोला, तुम आओ तो सही। और वो दोनों झोंपड़े में दाखिल हो गए। बाहर चांदनी खिली हुई थी। उसकी हल्की हल्की रोशनी में उन्हें झोंपड़े के कोने में एक मिट्टी का मटका पड़ा हुआ नजर आया। शाहिद अली ये कहकर मटके की तरफ बढ़ा, मेरा ख्याल है सांप इस मटके में है, ध्यान से मटके को हाथ लगाना, मुझे ये सांप बड़ा जहरीला लगता है। शेर खान ने शाहिद अली को खबरदार करते हुए कहा। शाहिद अली ने कहा, मुझे सांप पकड़ने का गुर आता है, वैसे मैं उसे पकड़ूंगा नहीं। वो मटके के करीब आ गए। मटके का मुंह कपड़े से बंद किया हुआ था। शाहिद अली ने मटके के मुंह पर बंधे हुए कपड़ों पर हाथ मारा। मटके के अंदर से सांप की फुनकार सुनाई दी। शाहिद अली बोला, सांप मटके के अंदर मौजूद है। उसके बाद वो झोंपड़े से निकले और चट्टानों की तंग राहदारियों में से गुजरकर अपनी गार वाली खुफिया पनाहगाह में आ गए। थोड़ी देर आपस में कुछ बातें करते रहे और फिर सो गए। दूसरे रोज उन्होंने नाग साधुओं वाला लिबास पहना। शाहिद अली मुजाहिद ने हाथ में बीन पकड़ ली और ताड़ नारियल के इन दरख्तों की तरफ चल पड़े जहाँ नागदासी उर्मिला का घर था। दिन की रोशनी में उन्होंने देखा कि मकान पत्थर की चार दीवारी में घिरा हुआ था। उसके इर्द गिर्द दरख्त बहुत थे जो उन्हें अच्छी आड़ मुहैया कर सकते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते मकान के पीछे आ गए।
बज़ाहिर वो साधु सन्यासियों की तरह दरख्तों और झाड़ियों को देखते भालते जा रहे थे जैसे जड़ी बूटियों की तलाश में हो, लेकिन उनकी तेज नजरें माहौल का भरपूर जायजा ले रही थी, क्योंकि अगर नागदासी की रिहाइशगाह वही थी तो फिर कमांडो एक्शन उसी जगह होने वाला था, जिसके वास्ते जरूरी था कि उस जगह का अच्छी तरह से मुशाहिदा किया जाए। मकान की चार दीवारी के पिछवाड़े में 20-25 कदमों के फासले पर एक खाई थी, जिसमें पानी तो नहीं था लेकिन झाड़ झंकार बहुत उगी हुई थी। दोनों मुजाहिद खाई के किनारे बैठ गए। उन्होंने देखा कि खाई आगे समंदरी चट्टानों की तरफ चली गई थी। इस खाई को उन्होंने अपने जहन में रख लिया और वहां से सीधा नाग मंदिर में आकर सहन में एक चबूतरे के पास बैठ गए। पूजा करने वाली औरतें और मर्द चले आ रहे थे। एक औरत उनके आगे लड्डुओं का डोना और एक मर्द उनके आगे दही से भरा हुआ मिट्टी का प्याला रख गया। मुजाहिद शाहिद अली ने हंसकर कहा, शेर खान, लगता है आज का नाश्ता तो आ गया है। उन्होंने दही और लड्डुओं से नाश्ता किया और उठकर मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर में सुबह ही से रौनक शुरू हो गई थी। नाग देवता के स्थान की जानिब आरती उतारी जा रही थी और भजन कीर्तन हो रहा था। मंदिर के बड़े पुजारियों को छोड़कर एक दो पुजारी थे जो मंदिर के छोटे मोटे काम कर रहे थे। वो सेवादार किस्म के लोग थे। इनमें बूढ़े भी थे और नौजवान भी थे। कमांडो शेर खान और शाहिद अली एक जगह सुतूनों के पास बैठ गए। इन दोनों मुजाहिदों के रंग जरा गोरे गोरे थे। वहाँ जितने लोग थे इन सब के रंग काले, सांवले और गहरे सांवले थे। गोरे रंग का उनमें कोई नहीं था। दोनों मुजाहिद अपनी शक्ल और रंग रूप से ही लगते थे कि ये शुमाली भारत के नाग साधु हैं और जुनूब की तमिल जबान नहीं जानते होंगे। सुतूनों के पास बैठे वो बातें भी उर्दू हिंदी में कर रहे थे। उनके करीब ही दो काले रंग के दुबले पतले नौजवान सेवादार तमिल पुजारी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वो तमिल जबान में बोल रहे और मंदिर के लंगर से मिलने वाली नाकिस ग़िज़ा की शिकायत कर रहे थे। शेर खान और शाहिद अली दोनों तमिल जबान समझते थे, मगर उनकी तवज्जो उन दोनों पुजारियों की तरफ नहीं थी। वो हिंदी मिली उर्दू में जुनूब के मौसम वगैरह की बातें कर रहे थे। अचानक उन दोनों तमिल पुजारियों में से एक पुजारी ने कहा, मैं तो नागदासी उर्मिला जी पर आशिक हो गया हूँ। दोनों मुजाहिदों ने एक दूसरे को देखा और ज़ेरे लब हंस पड़े कि ये भी नागदासी के तीरे नजर का शिकार है। दूसरे सेवादार पुजारी ने तमिल जबान में कहा, अरे तो किसी दूसरी नागदासी से जी लगा लेते, उर्मिला नागदासी तेरे हाथ आने वाली नहीं। पहला पुजारी बोला, क्यों, मुझ में किसी चीज की कमी है? दूसरे पुजारी ने कहा, तुझ में कमी ये है कि तू आंध्र प्रदेश का डॉक्टर पिल्लाई नहीं है। ये सुनकर शेर खान और शाहिद अली के कान खड़े हो गए। पहला पुजारी बोला, हाँ कृष्ण जी, ये बात तो है। ये डॉक्टर पिल्लाई साला हमारी उर्मिला जी पर मरमिटा है। जिस रात आता है उस रात उर्मिला मंदिर में नाग नृत्य भी नहीं करती। दूसरा पुजारी हंसकर बोला, सुना है वो आज रात तुम्हारी उर्मिला नागदासी से मुलाकात करने आ रहा है। आज रात भी उर्मिला का डांस ना देख सकोगे। पहले पुजारी ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? उस यमदूत डॉक्टर पिल्लाई के आने की तो यहाँ किसी को खबर नहीं होती। दूसरे पुजारी ने कहा, अरे ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती, लोगों में खुसर फुसर तो होती रहती है। ये अलग बात है, डर के मारे कोई बात नहीं करता, इसीलिए पुजारी ने उर्मिला को अलग मकान दे रखा है। उसके बाद दोनों वहाँ से उठकर चले गए। जिस चीज की दोनों मुजाहिदों को तलाश थी वो उन्हें मिल गई थी। शेर खान कहने लगा, शाहिद अली भाई, लगता है कुदरत हमारे साथ है और हमारी मदद कर रही है, वरना ये कैसे हो सकता था कि हम इत्तेफाक से यहाँ आकर बैठें और हमें पता चल जाए कि नागदासी किस रात डॉक्टर पिल्लाई से मिलने वाली है। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, और इन तमिल पुजारियों की बातों से भी ये तस्दीक हो गई है कि डॉक्टर पिल्लाई नागदासी उर्मिला से उसी नारियल के दरख्तों वाले मकान में रात को मिलने आएगा। तुमने सुना नहीं? तमिल पुजारी कह रहा था कि बड़े पुजारी ने इसीलिए नागदासी के लिए अलग मकान बना रखा है। वो अलग मकान वही हो सकता है जहाँ रात को हमने उसे जाते हुए देखा था। शेर खान ने कहा, यकीनन वही मकान है। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। हमें अभी से रात के कमांडो एक्शन की मंसूबाबंदी शुरू कर देनी चाहिए। इस सिलसिले में उर्मिला के मकान के पिछवाड़े वाली खाई हमारे लिए मददगार साबित होगी। हम उसमें से गुजर कर टारगेट पर पहुंच जाएंगे। शाहिद अली बोला, ये सारी मंसूबाबंदी अपने मजूरा के बॉस रशीद अहमद साहब के खुफिया ठिकाने पर होगी। आओ वहीं चलते हैं। दोनों उठे और मंदिर से निकल आए। इसी नाग साधु वाले हुलिये में वो मजूरा शहर की तरफ चल पड़े। ये हुलिया उनके लिए इसलिए भी मौजू था कि वो किसी खुफिया वाले की नजरों में नहीं आ सकते थे।